देखो क्लास 10th के लिए और 12th के लिए वैसे दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है चैप्टर, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी एक पढ़ाया जाएगा चैप्टर तुम्हारे पास में, वो भी करंट इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड ही होगा, ठीक है। थोड़ा ध्यान से एक बार जल्दी फटाफट समझ लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट आखिर एक्चुअली में होता क्या है वो पहले का समझ लेते हैं क्विकली। देखो ये कोई भी एक हमारे पास में क्या है, एक है ना, मतलब मान लो मेटल के एक वायर का टुकड़ा है छोटा सा, ठीक है ना। भाई तार होती है ना, तार कैसे होती है, वो सिलेंड्रिकल होती है ना, उसको मैंने जूम करके दिखा रखा है उसको खाली, ठीक है। तो मेटल जो होता है उस अपने अंदर क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है, मतलब मेटल किससे बना होता है, मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की मौजूदगी होती है एक्चुअली में, ठीक है ना। तो होता क्या है कि जब भी मैं यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देता हूं किसी भी एक पर्टिकुलर सेल या बैटरी से, ये जो चीज दिखाई दे रही है ना, ये हम पे कोई भी एक ऐसा पर्टिकुलर डिवाइस होगा जो वोल्टेज सप्लाई कर रहा होगा, ठीक है ना, वोल्टेज सप्लाई करने वाला होगा। जैसे हमारे पास में क्या हो सकता है, वो या तो वो सेल हो सकती है या तो वो एक बैटरी हो सकती है, ठीक है ना। और इसमें जो भी वोल्टेज होगा बेसिकली वो किसके लिए होता है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से होता है। बड़ा वाला जो ये दिख रहा है ना आपको, ये हायर पोटेंशियल होता है, छोटा वाला लोअर पोटेंशियल होता है। और ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, छोटा वाला नेगेटिव टर्मिनल होता है। अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो ये क्या चाहेगा कि नेगेटिव वाली चीजों को अपने पास खींचे, तो ऑब्वियसली वाले इलेक्ट्रॉन जो होंगे हमारे पास में कैसे होंगे, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नेगेटिव चार्ज होते हैं, प्रोटॉन जो होते हैं हमारे पास में वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। तो क्या हो कि इलेक्ट्रॉन बिकॉज नेगेटिव चार्ज है तो ये क्या करेंगे, ये मूव करेंगे, यहां से होते हुए ये होते हुए यहां तक आएंगे पॉजिटिव पे। बात समझ आ रही है। तो बेसिकली हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। चाहे इलेक्ट्रॉन हो, चाहे प्रोटॉन हो, चाहे न्यूट्रॉन हो, ये सब क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल होते हैं। क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल। तो अगर आपको कोई बोले ना कि भैया फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आ रहा है फ्लो करके तो कुछ टाइम भी ले रहा होगा ना, तो आपको कोई बोले ना ये करंट क्या होता है, अगर आपसे कोई बोलता है कि करंट क्या होता है, ये करंट को डिफाइन करो, तो आप याद रखना सबसे पहली बात कि करंट जो होता है वो होता है आपका फ्लो ऑफ चार्जेस। चार्जेस का फ्लो हो जाना, तो वो क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूट करता है, मतलब बनाता है करंट। याद रहेगा, चार्जेस का फ्लो ना वो करंट प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। आई से डिनोट किया जाता है करंट को, जो करंट है हमारे पास में उसको आई से डिनोट करते हैं। और फ्लो ऑफ चार्जेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब कि फ्लो ऑफ चार्जेस, चार्जेस को आप क्यू से रिप्रेजेंट करोगे, आपको बता चुका हूं पहले भी मैं। और टाइम को हम लोग टी से रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो क्यू है ये है चार्ज, ये जो टी है ये है आपका टाइम, ये जो आई है आपके पास में है करंट। अगर मैं इसकी ऐसे यूनिट की बात करूं तो करंट की ऐसे यूनिट जो होती है एम्पियर, ठीक है ना। इसको करंट की वैल्यू को मेजर करने वाला जो डिवाइस होता है उसको बोलते हैं एमीटर। क्या बोलते हैं, एमीटर। क्यू है हमारे पास में चार्ज, चार्ज की ऐसे यूनिट होती है कूलम। टी को टाइम, टाइम की ऐसे यूनिट मेजर करने की जो होती है वो होती है सेकंड। कोई भी दिक्कत है इसके अंदर तो बता सकते हो। आगे हम लोगों ने कभी पढ़ रखा है इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें हमने पढ़ा हुआ है Q इक्वल टू क्या होता है, Ne सुना हुआ है हमने, which is the integral multiple of number of electron, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वाला कांसेप्ट याद होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। तो उसकी वजह से कई बार रिलेशन हमको ये भी देखने को मिल सकता है एग्जाम में कि I इक्वल टू Ne अपॉन में T। तो वैसे भी इलेक्ट्रॉन जो होगा वो हमारे पास में फिर से चार्ज ही है ना, n तो देखो n क्या है, नंबर, नंबर की ऐसे यूनिट नहीं होती ना। e इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या ऐसे यूनिट क्या होगी, कूलम। तो ये कूलम अपॉन में सेकंड फिर भी रहेगा, चाहे यहां पे रहे चाहे वहां पे रहे, कोई दिक्कत है इसमें, कंफर्म हो गया यहां तक, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक करंट के बारे में सारी जानकारी है, जो भी आपको चाहिए इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड जानकारी वो सारी यहां पे मिल चुकी है। कोई दिक्कत है इससे, पक्का, ओके। इसके अलावा जो बच्चों आपके पास में टॉपिक है नेक्स्ट, कोई बताएगा, बोले ओम्स लॉ, ओके। तो याद रखना, जैसे मतलब मैंने अभी वायरों का टुकड़ा बनाया था ना, ये वाला वायर का टुकड़ा, जैसे मान लो लेट अस सपोज, ठीक है ना। तो देखो हुआ क्या कि ये जब कनेक्टेड होगा हमारे पास में विद द जो भी कोई भी वोल्टेज वगैरह से जब कनेक्टेड है, तो याद रखना कि ये वोल्टेज जो प्रोवाइड किया जा रहा है और ये जो करंट फ्लो हो रहा होगा हमारे पास में। अच्छा एक बात बताना भूल गया कि इलेक्ट्रॉन से फ्लो के हमेशा उल्टी डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन जिधर भी फ्लो करेंगे ना,
उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। याद रखोगे इस बात को, प्रोटॉन के साथ बहता है, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट बहता है, ठीक है। अच्छा, ओम्स लॉ जो है हमारे पास में, ये क्या कहता है, ये कहता है कि जो भी करंट हमारे पास में फ्लो करेगा ना, किसी भी एक सर्किट में जो करंट की वैल्यू जो फ्लो कर रही होगी वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। क्या होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू द सरफेस, ठीक है ना। जो भी उसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस लग रहा होगा, मतलब जितना वोल्टेज आप ज्यादा लगाओगे ना उतना ही करंट की वैल्यू भी ज्यादा होगी, ठीक है ना। मतलब ये बड़ा है तो ये भी बड़ा है, ओके। तो अगर ये बड़ा है ये बड़ा है तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर आई डायमेंशनल होगी है तो इसका मतलब बीच होगा वो भी आई डायमेंशनल होगा। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए हमें क्या करना होता है, इक्वल टू जब लगाते हैं तो वहां पे कुछ कांस्टेंट लगाना होता है। हमने लगा दिया r, ठीक है, i को ले लिया i, तो ये जो v इक्वल टू r i है ना, ये एक रिलेशन बन जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर न्यूमेरिकल बन जाते हैं हमारे पास में, और यही हमारे पास में ओम्स लॉ है। कई बार आपको बोल देते हैं डेफिनेशन बोल देगा तो आपको ये बोलना है कि अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज इन द पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू इट, ठीक है ना। दैट मींस इफ वी प्रोवाइड अ हायर वोल्टेज then the value of the current is also large, ठीक है ना। and in case अगर करंट हमारे पास में लो है तो वोल्टेज जो होगा वो भी हमारे पास में क्या हो रहा होगा, लो हो रहा होगा। कोई दिक्कत इसके अंदर है? नहीं है। अगर इसके लिए आपके पास में डायग्राम पूछा जा सकता है तो डायग्राम के लिए आप याद रखना, जैसे V है और I है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा। देखो ये बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, बीचों बीच से जा रहा होगा ना, और सुन आ रही है ना, तो ये वाला हो जाएगा which is r के टर्म्स में, ठीक है। और हम क्या बोल सकते हैं कि v by i is equal to constant, याद रहेगा। v की जो ऐसे यूनिट होती है वो क्या होती है बच्चों, वोल्ट। वोल्ट को नापने के लिए जो मतलब हमारे पास में डिवाइस होता है, जैसे करंट को नापने के लिए एमीटर था ना, वैसे v से वोल्ट को नापने के लिए वोल्टमीटर होता है। क्या होता है? वोल्टमीटर। r जो होता है वो होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, किसी भी एक वायर के अंदर जो करंट को फ्लो करने से रोकने वाली क्षमता होती है ना, ठीक है, मतलब उस चीज को रेजिस्टेंस बोलते हैं। ऐसा यूनिट क्या होती है रेजिस्टेंस की, ओम, ओ एच एम, ओम। और इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई जो है मैंने बता चुका हूं कि करंट होता है, ठीक है ना, ऐसा यूनिट एम्पियर होती है, और सब कुछ बात हमने पढ़ ली इसके बारे में। कोई दिक्कत इसके अंदर है? नहीं है। ये डायग्राम होता पूछा जाता है, इसको दिमाग में अच्छे से बैठा लेना, ये ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? नेक्स्ट टॉपिक बोल सकते हैं क्या? क्या देखो ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस में हमारे पास में क्या होगा, ग्रुपिंग्स जो सीखनी है आपको, रेजिस्टेंस जो होते हैं हमारे पास में, मैंने बताया इसको R से डिनोट किया जाता है, और इसके अलावा इसके जो साइन होता है ना रिप्रेजेंटेटिव का, वो ऐसा होता है कुछ, देखो सीधी लाइन आएगी और जिगजैग जिगजैग वाली फॉर्म होगी, आ रही बात समझ में। ये रेजिस्टेंस जो होते हैं इनको ग्रुपिंग में दो तरीके से आप ग्रुप करते हो। एक होता है आपका उसमें सीरीज अरेंजमेंट, और एक होता है आपका उसमें पैरेलल अरेंजमेंट, ठीक है ना। जैसे हमारे घरों में होता है पैरेलल अरेंजमेंट होता है, मान लो कि अगर लाइट कभी अचानक से बहुत तेज आएगी तो एक ही लाइट फूक सकती है, एक ट्यूबलाइट फूकेगी या फिर एक टीवी फूकेगी, कुछ एक ही चीज फूकेगी ना, सब कुछ तो नहीं फूकेगा एक साथ। सीरीज में क्या होता है, अगर एक चीज फूकेगी तो सब कुछ फूक गया, ठीक है। जैसे मान लो शादी ब्याह में जाते हैं ना, लड़ी लगती है ना, बहुत लंबी लंबी सी, मतलब जो लड़ी होती है, या दीपावली में लाइट देखी हुई है हमने, एक लाइट फूक गई अगर शुरुआत वाली तो वहां के पीछे वाली सारी फूक जाती है, देखा हुआ है ना सब, या आगे वाली फूक जाती है, सारी सारी नहीं फूक जाएंगी, कोई पता नहीं क्या होगा, ठीक है। तो वो सीरीज अरेंजमेंट मतलब ऐसा होता है। कई बार पूछा जाता है सीरीज अरेंजमेंट में पैरेलल अरेंजमेंट कौन सा वाला अच्छा है, तो याद रखो पैरेलल अरेंजमेंट अच्छा है, क्योंकि ये क्या करता है, ये तोड़ तोड़ के रखता है चीजों को, ठीक है ना। ये क्या करता है, एक बार रुकता है, अगर ये खराब एक जगह खराब हुआ तो सबको एकदम से बहुत तगड़े करंट मतलब प्रोवाइड करवा देगा। क्योंकि क्या कर रहा है, देखो चार्जिंग करते हैं ना अपने मोबाइल में, तो ये रेजिस्टेंस ये है जो कि कम वैल्यू ऑफ द करंट को आने देता है, 220 वोल्ट होता है ना वहां पे, हमको सिर्फ 2-3 वोल्ट चाहिए होता है मोबाइल को चार्ज करने के लिए, तो वहीं पे रोकता है कौन, रेजिस्टेंस। समझ आ रही है ना। हम वो कट कट कर करके वो पंखे को धीरे कम करते हैं ना, वो एक्चुअली क्या होता है, देखो ये ना, वो ऐसे ही रेजिस्टेंस मतलब लगा होता है, रियोस्टेट बोलते हैं वैसे एक्चुअली इसको।
अगर मैं जब जैसे वो कर रहा हूँ ना, मुझे कट 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 कट, तो एक बार कट में यहाँ आएगा, अगले कट में यहाँ आएगा, तीसरे कट में यहाँ आएगा, चौथे कट में यहाँ आएगा। इस जगह पे मान लो 50 ओम का रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं, इधर जगह मान लो 100 ओम का होगा, इधर मान लो 500 ओम का होगा, इधर मान लो 1000 ओम का होगा, ठीक है ना। तो यही होता है जो स्पीड को मतलब करंट की वैल्यू को बढ़ने घटने के लिए मजबूर करता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, वो चीज हमारे पास में चेंजेस हो सकती है, ठीक है ना, याद रहेगा। अगर आपको बोलता है कि सीरीज अरेंजमेंट कैसा होता है, तो आप याद रखोगे ऐसा होता है, एक ही वायर में पहला रेजिस्टेंस ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा, पांचवा, छठा, कितने बनाना चाहो बना सकते हो, कम से कम 2 बनाओगे या ज्यादा कितने भी बना सकते हो। पैरेलल में क्या होता है कि जैसे वायर आई ना, एक ये रहा, दूसरा इसके पैरेलल कनेक्ट होगा, तीसरा इसके पैरेलल कनेक्ट होगा, चौथा भी अगर बनाना है तो ऐसे पैरेलल कनेक्ट होंगे, याद रहेगा। इसमें अगर वैल्यू में देखना चाहूं तो ये कैसे वैल्यू होंगी, R1 R2 R3, इसके अंदर भी मान लो R1 R2 और R3, ये R1 ये R2 ये R3 है। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, इसमें अगर टोटल रेजिस्टेंस पता करना होगा R इक्विवेलेंट, तो ये सीरीज में होता है हमारे पास R1 प्लस R2 प्लस R3, याद रखोगे। और होते तो और भी ऐड कर सकता था मैं, और ये पैरेलल है तो ये होता है 1 बाय R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, याद रहेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, दोनों फॉर्मूलास दिमाग में बैठे हुए, लिख भी लेना एक बार ना हो तो इनको भी चाहे तो, बाकी मैं सिर्फ न्यूमेरिकल लगाना चाहूंगा एक बार पहले फटाफट से। तो जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन उठा लेता हूं मैं, खुद ही बनाते हैं, चलो एक अच्छा सा क्वेश्चन ना हो तो। एक हमारे पास में सर्किट है कुछ इस तरीके का कि यहाँ से कुछ वोल्टेज प्रोवाइड किया जा रहा है, मान लो 5 वोल्ट का, और इधर की साइड में ना कुछ रेजिस्टेंस है हमारे पास में इस तरीके से। तो ये है आपके पास में 3 ओम, फिर ये 3 ओम और ये भी 3 ओम, ठीक है ना। और इधर के बाद आगे जाके यहाँ पे हमारे पास में है आपका 4 ओम, ठीक है। ये सारे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। आपको बोल रहा है कि भैया यहाँ पे करंट की वैल्यू कुछ होगी, क्या होगी वो करंट की वैल्यू, ठीक है ना। तो ध्यान से सर्किट को अगर देख रहे हो तो इसमें टोटल वोल्टेज कितना है, देखो वोल्टेज में 5 वोल्ट है मेरे पास बच्चों। मेरे को रेजिस्टेंस नहीं पता ना, आई तो मुझे पता करना है, चलो आई तो मुझे पता करना है क्या है, क्योंकि आई नहीं पता, और आर मुझे पता है मगर एक्चुअली में पूरा नहीं पता है, क्योंकि टूटे फूटे पता है सारे, वहां पे इतना है, वहां पे इतना है, वहां इतना है, मुझे को नहीं पता एक्चुअली में कितना है। तो सबसे पहले मैंने ये देखा, ये चीज देख रहे हो, ये कैसे है, पैरेलल कनेक्शन में है ना, तो सबसे पहले उनको सॉल्व करूंगा इस फॉर्मूले से, मैंने बताया था पैरेलल वाला। तो ये कैसे लगेगा, ये लग जाएगा आपका 1 बाय R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाय R1 मतलब 1 बाय 3 ओम प्लस 1 बाय एक और 3 ओम प्लस 1 बाय एक और 3 ओम, कुछ ही होगा ना। तो चलो ओम से भी फिलहाल रखो अपने आप को दूर, मैं पहले बस वैल्यू सॉल्व करना सिखाता हूं, ओम वगैरह तो लगी जाएंगे ऑब्वियस सी बात है। तो देखो ये नीचे वाली चीज अगर सेम होती है हमारे पास में, सॉल्यूशन ये सब तुम्हें आना चाहिए कि नीचे वाला अगर बेस मतलब हमारे पास में सेम है, 3 को सेम रख दो और ऊपर वाली चीजों को आपस में सिंपली ऐड कर दो, 1 + 1 + 1 यानी 3 बार ये 3 अपॉन में 3 काटा पे कर दो, कितना हो गया 1 आ गया। तो क्या मैं इसको वो जो कनेक्शन हमारे को दिख रहा था, इस पूरे की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, देखो 1 ओम लिख सकता हूं। और अब ये देखो कैसा हो गया, सीरीज टाइप का हो गया ना। तो क्या मैं इन दोनों को जोड़ के यहाँ पे इन दोनों को क्या लिख सकता हूँ, 1 ओम प्लस का 4 ओम, है ना। तो यानी कितना आ जाएगा 5 ओम, कोई दिक्कत इसमें। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा रेजिस्टेंस बच्चों, ये वाला पूरा एक्चुअली में जो था उसको मैं अब क्या बना सकता हूँ 5 ओम। तो क्या मुझे आर पता चल गया 5 ओम, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या बन रहा था अभी बच्चों, V इक्वल टू आई आर या आर आई, जो भी बोलना चाहते हो। याद है थोड़ी देर पहले जो पिछला वाला हमने लिखा था, कौन सा वाला, V इक्वल टू वो प्रोपोर्शनलिटी हटा के जो लिखा था, तो आर आई ये वाला पढ़ा था ना हमने थोड़ी देर पहले। V कितना है 5 वोल्ट, R कितना है 5 ओम, I कितना है पता नहीं, 5 को उधर भेजो, 5 वोल्ट अपने 5 ओम, I ये रहा। V बाय ओम जो होगा वो अगर पता है तो भी, नहीं पता तो भी, ठीक है ना, क्योंकि तो 5 से तो 5 कट गया, 1 आ गया ना, और ये इक्वल टू में आई है ना, तो V बाय ओम लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आई किसमें होता है एम्पियर में, V बाय ओम को एम्पियर भी बोलते हैं। पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो भी कोई बात नहीं है, आई की ऐसे यूनिट होती है एम्पियर है, कोई भी दिक्कत नहीं आ रहा तो बता सकते हो तुम लोग। V ओम की एम्पियर है सही यूनिट बोलो और उसकी भी आई
अरे तो साफ बोल लो ना, क्या बोल रहे हो? आई की भी ऐसा यूनिट आपने एम्पियर। आई के एम्पियर बताई थी ना। हाँ हाँ तो आई तो ही वो कहता है वी और सर वी और उसकी पूछ रहा है वो उसकी भी एम्पियर जो ये ऐसा यूनिट है। एम्पियर सिर्फ इसी की है बस, खाली आई की है। वोल्टेज की वोल्ट है, रेजिस्टेंस की ओम है। नहीं सर आपने भी शायद बताया वी और उसकी उनकी ऐसा यूनिट वो एम्पियर है। पता नहीं कहाँ पे तुमने क्या सुन लिया, ऐसा कुछ नहीं है। अगला टॉपिक, खास करके वीडियो बना मुझे लगा सर आपने बताया है। ठीक, देखो टाइप ऑफ रेजिस्टेंस जो हमारे पास में एक तो है आपके पास में कार्बन वाले, ठीक है ना। तो कार्बन रेजिस्टर जो होते हैं, सबसे पहले तो गूगल कर लेना, ठीक है ना, एक बार इसकी शक्ल देख लेना कैसे होते हैं। कभी टूटे फूटे मोबाइल टीवी वगैरह कुछ भी देखे हुए हैं तो उसके अंदर देखा हुआ तो हमने क्या, मतलब उसके अंदर एक सर्किट ऐसा होता है, उसमें एक छोटा चावल के दाने जैसा बड़ा ऐसा कुछ होता है बड़ा, और उसमें एक लाइन बनी होती है लाल पीली हरी नीली, 2-3 लाइनें होती है उसके अंदर। देखा ध्यान कभी, यही चीज जो होती है ना, यही रेजिस्टेंस होती है एक्चुअली में, ठीक है ना। इसे कार्बन रेजिस्टेंस बोला जाता है, ठीक है ना। और ये जो लाल पीली हरी नीली लाइन होती है ना, वो एक्चुअली में इसके बहुत तगड़ी सी कोडिंग होती है, जिसके ऊपर हमारा एक सवाल बनता है, एक या दो सवाल बन जाते हैं, ठीक है ना। इसकी कोडिंग को याद करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक काम करो, पहले तो तुम याद रखो बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ठीक है ना। ये ट्रिक होती है हमारे पास में, बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ठीक है। ये जो बी दिख रहा है तुम्हारे पास में, ये ब्लैक के लिए होता है, ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू वॉयलेट ग्रे व्हाइट, ठीक है ना। तो ये सारी कोडिंग होती है हमारे पास में, कुछ दिक्कत है इसमें। अब याद रखना कि जो शुरू के 2 नंबर होते हैं ना, शुरू के 2 नंबर, ठीक है ना, शुरू की जो 2 डिजिट है, 2 डिजिट्स, उसके लिए नंबर होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, याद रखोगे। और जो तीसरी वाली डिजिट होती है ना, तीसरी थर्ड डिजिट, उसके लिए ये सब जो होता है वो 10 की पावर में हो जाता है, 10 की पावर 0 10 की पावर 1 10 की पावर 2 10 की पावर 3, ये वाले सारे, ठीक है। मतलब क्वेश्चन तुमको दे दिया। अच्छा इससे पहले एक और बात बता दूं, इसके अलावा होता है तुम्हारे पास में एरर के केस में, एरर, ठीक है ना। क्या होता है, ये लाइन या तो 3 मिलेंगी तुम्हें या 4 मिलेंगी, ज्यादा से ज्यादा कितनी मिलेंगी, 3 या फिर 4। तो तीसरे में अगर 3 मिलती हैं तो वो जो चौथा कलर होगा ना तुम्हारे पास में, कौन कौन सा हो सकता है। देखो ये चौथे कलर की बात हो रही है, देखो पहले और दूसरे कलर की बात इन लाइन में होंगी, ठीक है। तीसरे कलर की बात इस लाइन में होंगी, और चौथे कलर की बात यहाँ होगी गोल्ड सिल्वर और या नो कलर। गोल्ड के लिए होता है 5% का एरर, सिल्वर के लिए होता है 10% का एरर, और सिल्वर नो कलर के लिए होता है तुम्हारा 20% का एरर। याद रखोगे क्या होता है, ये क्वेश्चन कैसे बनता है वो समझा देता हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन ये बन जाता है कि भैया ये आपके पास में एक रजिस्टर दे रखा है, इसमें ना आपके 4 कलर दे रखे हैं इन्होंने, ठीक है ना। और मान लो इन्होंने बोल दिया कि हाँ भैया ये रेड कलर का है, ये वाला आपका येलो कलर है, ये वाला आपके पास में ऑरेंज कलर है, और ये वाला आपके पास में गोल्ड है, ठीक है ना। तो एक्चुअली में कितने ओम का रजिस्टर है इसको निकाल के बताओ, ठीक है ना। तो तुम्हें अगर ये चीज याद है तो तुम इसको निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, याद रखना तुम पे टारगेट ये होता है कि देखो जैसे 4 लाइनें जो तुमको दे रखी है ना, इस तरीके से पहले तो ये समझ लो कि x y z और w कुछ ऐसे करके बात होती है। तो सॉल्व करने का जो तरीका होता है ये होता है कि पहले x y को ऐसे लिखो इनटू 10 की पावर z लिखो प्लस माइनस ऑफ w लिखो, वो भी इसमें परसेंटेज में, याद रहेगा। तो एक बात बताओ कि x y z w, तो x क्या है हमारे पास में, रेड है, y क्या है हम पे येलो है, z क्या है ऑरेंज है, और ये गोल्ड है। मतलब ये x y z w मैंने अपने मन से बोला है सिर्फ समझाने के लिए, इसका कोई रूल नहीं है, बाकी सबके रूल है, वो सब तो रटना अच्छे से। और ये सिर्फ एक मैंने इजी बनाने के लिए तुम्हें समझाने के लिए भी बता रहा हूँ खाली, ठीक है। तो अगर ऐसा दे रखा है तो उसको ऐसे लिखा जा सकता है, तो इसी तरीके से इसको इमेजिन करो। तो ये पहले वाला क्या है, रेड है, तो पहला और दूसरा सेम ऐसे लिखना होता है, मतलब सिंपल तरीके से। देखो रेड और येलो के लिए कौन कौन है मेरे भाई, देखो रेड ये रहा 2, येलो कौन है 4, तो तुम्हें लिखना है 2 और 4, सीधा 24 लिख दिया इनटू 10 की पावर क्या, तीसरे वाला जो है 10 की पावर में आता है, ऑरेंज जो है कौन सा है 3 है, तो ये लोग ये ऑरेंज, कोई दिक्कत नहीं है। और प्लस माइनस ऑफ क्या, गोल्ड है, गोल्ड का क्या होता है देखो प्लस का 5% याद रहेगा।
तो हमको आंसर ये लिख के दिखाना होता है, इसके आपको एक नंबर मिलते हैं। और जब भी क्वेश्चन पेपर में आता है तो ये दो कम से कम दो बना देते हैं हम लोग, एक वायर ये देंगे, एक और दे देंगे कोई दूसरे से रजिस्टर। कोई दिक्कत है? तो इस तरीके से क्वेश्चन बन जाता है। और बोलता है कि इसको पूरा सॉल्व करके दिखाओ, इन केस बोलता है, ठीक है ना। वैसे बहुत रेयर चांस है कि इसको पूरा सॉल्व करने के लिए बोले, बट मैं आपको दिखा देता हूं एक बार, ठीक है ना। देखो 24 ये रहा, तो ये जो 24 इंटू 10 का क्यूब, 10 का क्यूब मतलब होता है 1000, होता ही नहीं होता। तो 24 इंटू 1000 करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 24000 आएगा नहीं आएगा? तो यहाँ लिख दो 24000 प्लस माइनस ऑफ क्या 5%, 5% किसका? इसी का। तो 5%, जो परसेंट का मतलब क्या होता है? बट्टे में 100, और इंटू किसका? तो 24000 का। 1020 1020 कट गया आपस में, प्लस माइनस ये रहा, 5 इंटू को 240 करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास में 1200। कितना आएगा? तो 24000 में प्लस माइनस 1200 करोगे तो या तो तुम 24000 में प्लस 1200 कर दो या 24000 में माइनस का 1200 कर दो। इतने ओम का टोटल रेजिस्टेंस ये है। कोई बात समझ में आई यहाँ तक? वैसे हमारे पास में आंसर ये निकालना होता है, ये चीज कभी देगा नहीं तुम्हें, ठीक है ना। जनरली मैं कभी बोल देता हूँ, हाँ 3 फॉर्म्स में हो जाए तो थ्री फॉर्म में हो जाए तो बस तुम्हें क्या करना है, ये वाली चीज जो दिख रही है ना डब्ल्यू वाली, इसमें नो कलर आ जाएगा फिर, और नो कलर का मतलब क्या हो जाएगा फिर वो 20। ठीक है। बस इतनी सी बात होती है। कोई ना दे रखा हो तो ये खासकर वो एक सवाल ऐसा दे देते हैं जिसमें नो कलर आए, और नो कलर आए तो बच्चे क्या करेंगे, वो तो सिर्फ इतना ही काम छोड़ के आएंगे। देखो वो तो बस ये बोलेंगे कि ये वाला आएगा, तो यहाँ पे गलती हो जाएगी, फिर प्लस माइनस 20% नहीं लिखा, अगर लिखा तो तुम्हारे यहाँ तक लिखना भी वेस्ट है। फिर तुमने ये पूरा पढ़ भी लिया हो, ये पूरा पढ़ लिया हो, तुम्हें ये तरीका भी आता हो, मगर फिर तुम्हारा नंबर जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि तुमको ये नहीं पता कि नो कलर का मतलब क्या होता है। बात समझ में आई? नेक्स्ट टॉपिक उठाएं। टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ रेजिस्टेंस। क्या हो गया इसको? क्या गिर गया? Factors on which resistance depend। देखो ऐसे कौन से फैक्टर है जिनके ऊपर रेजिस्टेंस हमारे जो है वो डिपेंड करता है, ठीक है। क्या हुआ? किसका? तो वहां तो बैठ तक पढ़ते गए, वीडियो तो बनी थी। देखो इधर, ये जो वायर का टुकड़ा होगा इसकी कुछ लंबाई एल होगी, मानते हो? वायर का ये जो चीज दिख रहा है क्रॉस सेक्शन है ना, ये तो एक्चुअली में क्रॉस सेक्शन में तो होता है, जैसे ये वायर है तो वायर का ये वाला सरफेस देख रहे हो कैसा है, सर्कल वाली फॉर्म में है, इसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो इसको बोलोगे आप लोग ए, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ वैल्यू ऑफ द करंट होगी, यहाँ पे कुछ वैल्यू ऑफ द वोल्टेज होगा, वोल्ट होगा, और इसके द्वारा क्योंकि ये वायर है ना तो ये खुद भी एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। देखो पतली सी वायर में जो तुमने मोटी वायर लगा दी ना वो भी रेजिस्टेंस का काम करती है। क्यों? क्योंकि जितनी मोटाई होगी ना वायर की उतना ही वैल्यू ऑफ द करंट को फ्लो करने में मुश्किल होगी। वही बात बताओ, तुमने इतना पतला पाइप है उसी से अगर तुम मतलब कि पानी को बहा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है ना, पानी बहेगा आराम से मोटर से। मगर वहीं पे तुमने उसको ले आके आगे इतना मोटे पाइप में लगा दिया तो भाई सब पानी कैसे बहेगा? पहले तो पाइप को भरने में लगाया अपना टाइम, जब पानी भरेगा उसमें तब वो धीरे धीरे ऊपर से नदी की तरह बहेगा, ऊपर ऊपर बस खाली यही होगा ना। तो इतने रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है ना पूरी तरीके से, तो ठीक है ना, फ्लो तो करने ही नहीं दे रहा उसको बेचारे को। तो ये वाली बात है, तो ये अपने आप को खुद भी एक रेजिस्टेंस के लिए रिस्पांसिबल होने वाली चीज है, ठीक है। अब याद रखो इसमें क्या क्या चीजें बोल रहा हूं मैं, आई बोल रहा हूं मैं करंट को, वी बोल रहा हूं मैं वोल्टमीटर को, वोल्टेज को, आर बोल रहा हूं मैं रेजिस्टेंस को, एल बोल रहा हूं मैं लेंथ ऑफ द वायर को, लेंथ ऑफ वायर, ठीक है। और क्या बोला हमने? ए बोला है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को। कोई दिक्कत यहां तक? यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं है। आई की ऐसी यूनिट क्या होगी बच्चों? एम्पियर। वोल्टेज की क्या होगी? वोल्ट, ठीक है। रेजिस्टेंस की क्या होगी? ओम। लेंथ की क्या होगी? मीटर। एरिया की क्या होगी? मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है। रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है और कैसे करता है? तो पहली बात लिख के दिखाओगे कि रेजिस्टेंस ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ठीक है ना। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, याद रहेगा। लंबाई जितनी ज्यादा होगी
रेजिस्टेंस भी उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, देखो अगर हमने क्या करा, एक छोटा सा 1.5 वोल्ट का बैटरी लिया, सेल लिया है ना, और उसमें है ना बल्ब को यहीं पे बगल में जला रहे हैं, छोटी सी वायर ले रखी है, बस वहां पे टच करके उसको जला रहे हैं, तो ज्यादा ग्लो करेगा। वहीं पे उस वायर को तुम लंबा सा लेके जाओ, यहाँ से पता चले 5 मीटर की लंबी वायर लो और फिर वहां पे जलाओ उस बल्ब को, ठीक है ना, तो वो थोड़ा डिम जलेगा। वही वाले वायर को तुम 20 मीटर के बना दो, वो आधा जलेगा। 50 मीटर पे जाने पे वो जलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये तार जो है वो भी एनर्जी खा रहा होता है ना, हीटिंग होती है उसके अंदर, तार भी अपने आप में एज्यूम करेगा ना, कंज्यूम करेगा। सिंपली बात समझो, तुम पे पानी है ही मतलब आधा गिलास, अब तुम चाहोगे कि मतलब यहाँ से तुम 1 किलोमीटर पानी को बहाओ, पाइप ही सोख लेगा उतना, तो गर्मी के कारण होगा ही नहीं होगा। तो जस्ट वही वाला काम है, पाइप जो है एक तरीके से तार है और पानी जो है एक तरीके से करंट है, बस इतनी बात समझ लो। तो अगर मेरे पे आधा गिलास पानी, तो ऑब्वियसली वाले इतना सा पानी है, इतना पानी वो तो चला भी जाएगा ना, थोड़ा बहुत तो पाइप सोखेगा। वही जितनी ज्यादा लंबी वायर होगी, ठीक है ना, यहाँ से पाकिस्तान तक के लिए पाइप तुमने बिछा दिया, और अगर तुम इस कमरे को भर के भी पानी पहुंचाना चाहोगे ना, तो यहाँ के डिस्टेंस में ही पाइप सोख लेगा, क्योंकि पाइप भी हीटिंग जनरेट कर रहा होगा ना कुछ अपनी खुद की, तो उसमें तो पोर्स होंगे नन्हे मुन्ने से, पता चला वही सोख लेगा। दिल्ली भी पार में करता है, क्या पता पाइप तुम्हारा पानी को, ऑब्वियसली बात है, ठीक है ना। तो ये चीजें होती है, मतलब लेंथ जितनी ज्यादा होगी रेजिस्टेंस उतना ज्यादा हाई हो रहा होगा, ठीक है। दूसरी बात डायरेक्ट इक्वेशन है, रेजिस्टेंस इज ऑलवेज डायरेक्ट इक्वेशन टू लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है। दूसरी बात, रेजिस्टेंस इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जैसे मैंने बताया, पाइप मोटा होगा तो क्या होगा, पहले उसको भरने में टाइम लग जाएगा, तो एरिया क्रॉस सेक्शन मतलब पाइप जितना मोटा, मतलब तार जितना ज्यादा मोटा होगा तुम्हारे पास में, उतना ही तुमको उसको वोल्टेज को आगे बढ़ाने में मुश्किल होगी, ठीक है ना। देखते हो ना मोटे मोटे जो तार आते भी है तो किस में से आते हैं, ट्रांसफार्मर में जो बड़े बड़े होते हैं 23,000 वोल्ट, 50,000 वोल्ट, 60,000 वोल्ट, ऐसे वाले में, ठीक है ना। छोटे मोटे वोल्ट तो नहीं है, 220 वोल्ट में तुम इतने मोटे मोटे तार चलाओगे घर में, कुछ ऑब्वियसली बात है पहुंचा ही नहीं पाएगा वहां तक, तो करंट को सारा तो तार ही खा जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाली बात हो जाती है हमारे पास में। तो देखो ये R जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू L है, R इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू A है। तो R जो है ना L पे तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, और A की कैसे है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। यही है ना, देखो पहली ये रही इक्वेशन, दूसरी ये रही, और पहली और दूसरी से हमें ये मिल जाएगा। प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो वहां पे रो लग जाता है, क्या लग जाता है, रो। और ये जो रो होता है हमारे पास में, दिस स्टैंड्स फॉर रेजिस्टिविटी। क्या होती है, रेजिस्टिविटी जो होता है हमारे पास में, वो क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। किसका कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। मैंने बताया था ना, प्रोपोर्शनलिटी को इक्वल टू बनाने के लिए कुछ कांस्टेंट लगाते हैं, उसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है। और L/A ये रहा, ये जो दिख रहा है ना R इक्वल टू L/A, ये बहुत प्यारा सा फॉर्मूला है, ठीक है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल बनते हैं तुम्हारे, ठीक है। कुछ लंबाई दे देगा, कुछ एरिया दे देगा, या कुछ रेजिस्टेंस दे देगा, और बोलेगा कि एक चीज बताओ, तीन में से एक चीज देके पूछ लेगा कि मतलब बताओ, है ना। रो की वैल्यू देता है वो ऑलमोस्ट, रेजिस्टिविटी की वैल्यू आप याद वैसे नहीं कर सकते। रेजिस्टिविटी हर जगह की अलग होती है, स्टील वायर की अलग होती है, लोहे की वायर की अलग होती है, इसकी उसकी तरह की अलग होती है, ठीक है ना। तो आप याद नहीं कर सकते उसको, जब भी आएगा तो क्वेश्चन पेपर में दे रखा होगा। कोई दिक्कत है इसमें, यहाँ तक में उसको करना, क्लिक करना, उसको पोज करना।